शीना मर्डर केस को लेकर अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ ने बड़ा खुलासा किया है। अखबार ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि 2012 में जब शीना का शव रायगढ़ में मिला था तो एक नेता ने शीना के शव की शिनाख्त प्रक्रिया रुकवाने के लिए रायगढ़ पुलिस पर दबाव डाला था। द टेलीग्राफ के मुताबिक नेता के दबाव की वजह से या किसी और वजह से रायगढ़ पुलिस ने ना तो हत्या का केस दर्ज किया और ना ही दुर्घटना का। अखबार ने शीना की 2 सहेलियों के हवाले से दावा किया है कि शीना को धीमा जहर दिया जा रहा था। दोनों दोस्तों ने अखबार से कहा कि शीना ने उन्हें 2012 की शुरुआत में ही ये बताया था कि वो लगातार बीमार रहती है और शायद उसे धीमा जहर दिया जा रहा है, और 2012 में मेडिकल जांच में इस बात की पुष्टि भी हुई थी। शीना बोरा मर्डर केस में रायगढ़ पुलिस ने अपनी गलती मानते हुए कहा है कि हत्या का मामला दर्ज नहीं किया गया था, सिर्फ एक डायरी एंट्री हुई थी। अब इस मामले में आईजी कोंकण ने दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। रायगढ़ पुलिस केस की नए सिरे से छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि शीना की हड्डियों को जांच के लिए मुंबई के जेजे अस्पताल भेजा गया था, लेकिन किसी ने रिपोर्ट लेने की जहमत नहीं उठाई। रायगढ़ पुलिस जाँच में तो जुट गई है, लेकिन इसकी रिपोर्ट कब तक सामने आएगी, इसकी समय सीमा तय नहीं की गई है। शीना मर्डर केस में मुंबई पुलिस मिखाइल बोरा और इंद्राणी मुखर्जी का डीएनए टेस्ट कराएगी। सूत्रों के मुताबिक डीएनए टेस्ट के आधार पर पुलिस इंद्राणी और मिखाइल के साथ शीना के रिश्ते का पता लगाने की कोशिश करेगी। इससे पहले मिखाइल बोरा ने मुंबई पुलिस को बड़ा बयान दिया है। सूत्रों के मुताबिक मिखाइल ने पुलिस को बताया है कि इंद्राणी ने शीना के साथ उसे भी मारने की साजिश रची थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संजीव खन्ना के बयान से भी इस बात की तस्दीक हुई है। संजीव खन्ना ने बताया है कि 24 अप्रैल 2012 को मिखाइल को शराब में नशीली चीज पिलाई गई थी। बाद में जब संजीव खन्ना और इंद्राणी शीना की लाश को ठिकाने लगाने के लिए रायगढ़ के लिए निकले तो मिखाइल टैक्सी पकड़कर एयरपोर्ट चला गया और इस तरह उसकी जान बच गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संजीव खन्ना ने बताया है कि मिखाइल शुरू से इंद्राणी के निशाने पर था और उसने मिखाइल को 1 महीने के लिए पागलखाने भी भेज दिया था। अब से करीब 3 घंटे बाद यानी सुबह 11 बजे पटना के इसी गांधी मैदान में नीतीश कुमार, लालू यादव और सोनिया गांधी की तिकड़ी स्वाभिमान रैली के जरिए बिहार में चुनाव प्रचार का बिगुल फूकेंगे। माना जा रहा है स्वाभिमान रैली के जरिए लालू और नीतीश बीजेपी को महागठबंधन की ताकत का एहसास कराने की कोशिश करेंगे। खास बात यह है कि इस रैली में सोनिया और लालू लंबे अरसे बाद मंच साझा करेंगे। रैली को सफल बनाने के लिए जेडीयू और आरजेडी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। पूरे पटना को पोस्टरों और बैनरों से पाट दिया गया है। यही नहीं, रैली में आने वालों के बाल और नाखून के नमूने भी लिए जाएंगे ताकि उसे डीएनए जांच के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा जाए। रैली का नाम स्वाभिमान रैली रखे जाने से भी साफ है कि नीतीश कुमार पीएम मोदी के डीएनए वाले बयान को लेकर बीजेपी पर तीखे हमले करने की तैयारी में हैं। बीच सड़क पर लालू यादव भाषण दे रहे हैं। रात के 9 बज रहे हैं और ये देखिए लालू यादव का रथ रुका हुआ है और ये हड़ताली चौक है, जिस चौक पर चारों तरफ से गाड़ियां जो है जाम गाड़ियों का जत्था लग गया है और ट्रैफिक पुलिस वालों को बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि रास्ते में ही लालू यादव बीच सड़क पर ये अपनी रथ को रोक चुके हैं और जमकर भाषण दे रहे हैं। ये लालू यादव का रथ है जो उन्होंने तैयार किया है खासतौर से इस चुनाव के लिए, और इस चुनाव की तैयारी के लिए लालू जी लगातार भाषण दे रहे हैं और लोग उनको सुनने के लिए यहाँ पर जमा हो गए, जिस वजह से ट्रैफिक व्यवस्था अस्त व्यस्त है। पिछड़े वर्गों को कहा, लालू यादव ने जब दिया आवाज, बोलता पटना में आज होने वाली स्वाभिमान रैली को लेकर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। मोदी ने कहा है कि बिहार को नरसंहारों, दंगों और गरीबों के महापलायन से अपमानित करने वालों का समर्थन लेकर नीतीश कुमार ने अवसरवादिता की पराकाष्ठा कर दी है। वे बताएं कि जिनके चलते बिहारी कहलाना शर्म की बात हो गई थी, उन्हीं लोगों से मिलकर प्रदेश के स्वाभिमान की रक्षा कैसे हो सकती है। जिस लालू यादव के राज में रंगदारी, अपहरण और हत्या के डर से 10,000 व्यापारियों को स्वाभिमान बचाने के लिए बिहार छोड़ना पड़ा, उन्हीं की लाठी में सत्ता का तेल पिलाकर बिहारी स्वाभिमान बचाने की बात करना क्या जनता को धोखा देना नहीं है? क्या नीतीश कुमार दूध की रखवाली बिल्ली के हवाले करना चाहते हैं? सुशील मोदी ने ये भी कहा कि नीतीश कुमार ने उस कांग्रेस का साथ लेकर भी बिहार को अपमानित किया जिसके राज में हुए भागलपुर दंगे की वजह से 1000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि बिहार के लिए स्पेशल 1.25 लाख करोड़ के पैकेज के ऐलान के दौरान प्रधानमंत्री का लहजा बेहतर हो सकता था। इतना जरूर जानता हूं और मानता हूं कि पब्लिक स्पीकिंग में चाहे कोई हो, मैं हूं, आप हो, मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी हो, अपनी भाषा का और शब्दों का चयन का ख्याल रखना चाहिए।
शत्रुघ्न सिन्हा ने ये भी कहा कि पीएम मोदी को बिहार में नीतीश कुमार के डीएनए पर बयान देने से बचना चाहिए था। मेरे डीएनए की तो पुष्टि होती है, लेकिन मैं हाँ कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह की बातें अवॉइड हो सके, इस तरह की बातें ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा। जिस पंजाब में आम आदमी पार्टी 16 महीने बाद होने वाले चुनाव में दिल्ली जैसी जीत का ख्वाब देख रही थी, वहां पार्टी टूट की कगार पर पहुंच गई है। गुटबाजी की वजह से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपने 4 में से 2 सांसदों धर्मवीर गांधी और हरिंदर सिंह खालसा को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। दोनों पर बाकला के राखी मेले में अलग मंच लगाकर सांसद भगवंत मान और पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह को चुनौती देने का आरोप है। आपको बता दें कि धर्मवीर गांधी और हरिंदर सिंह खालसा ने प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पार्टी से निकाले जाने का विरोध किया था और उसी समय से ये अटकलें लग रही थी कि आप अपने इन दोनों सांसदों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर देशवासियों से करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर मन की बात का प्रसारण होगा। ये 11वां मौका होगा जब प्रधानमंत्री रेडियो के जरिए जनता से सीधा संवाद करेंगे। आज मन की बात में प्रधानमंत्री किस मुद्दे पर बोलेंगे ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन ट्विटर के जरिए उन्होंने लोगों को मन की बात जरूर सुनने की अपील की है। मोदी अब तक किसान, शिक्षा, सड़क सुरक्षा जैसे कई अहम मुद्दों पर मन की बात कह चुके हैं। अहमदाबाद में आज श्वेतांग पटेल नाम के उस युवक का अंतिम संस्कार किया जाएगा जिसकी पटेल आरक्षण आंदोलन के दौरान पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। अंतिम संस्कार में किसी भी गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए पूरे अहमदाबाद में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। श्वेतांग पटेल की शव यात्रा में भारी भीड़ जुटने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने शनिवार को गुजरात हाईकोर्ट से जरूरी निर्देश देने की मांग की थी। पुलिस की अर्जी पर शनिवार रात 8:30 बजे हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच बैठी और कोर्ट ने पुलिस को कर्फ्यू लगाने समेत हर तरह की कार्रवाई की छूट दे दी। हाईकोर्ट ने श्वेतांग मामले में आरोपी 9 पुलिस वालों का तबादला अहमदाबाद से बाहर करने का भी आदेश दे दिया है। राजस्थान के एम्बुलेंस घोटाले में सीबीआई ने अपनी कार्रवाई तेज करते हुए शनिवार को मुंबई और जयपुर में चिकित्सा हेल्थ केयर कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने मुंबई में चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड के 3 मौजूदा डायरेक्टर्स श्वेता मंगल, नरेश जैन और रवि कृष्णा के घर पर छापेमारी की। आपको बता दें कि चिकित्सा हेल्थ केयर कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री व्याला रवि के बेटे रवि कृष्ण की कंपनी है, जिसे 2010 में अशोक गहलोत की सरकार ने एम्बुलेंस सेवा का ठेका दिया था। आरोप है कि चिकित्सा को एम्बुलेंस सेवा के लिए तत्कालीन सरकार ने गलत तरीके से 2 करोड़ 56 लाख रुपए का भुगतान किया। राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार की सिफारिश पर शुक्रवार को ही सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस नेता सचिन पायलट, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम और व्याला रवि के बेटे रवि कृष्ण के खिलाफ केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि गहलोत को छोड़कर बाकी तीनों चिकित्सा हेल्थ केयर से जुड़े रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली और उनकी पत्नी एंड्रिया पर अपनी नौकरानी से मारपीट का आरोप लगा है। मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। विनोद कांबली और उनकी पत्नी पर आरोप है कि उनके घर पर काम करने वाली नौकरानी ने जब अपनी तनख्वाह मांगी तो दोनों ने उसकी पिटाई की और 3 दिन तक उसे घर के कमरे में बंद रखा। नौकरानी हाउसमेट के तौर पर कांबली के घर में काम करती थी। पुलिस ने कांबली और एंड्रिया के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। इंदौर के विजयनगर इलाके में राखी बांधने आई बहन और उसके पति पर भाइयों ने ही पत्थर से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में बहनोई हेमेंद्र की मौत हो गई, जबकि भाइयों के हमले में अर्चना बुरी तरह से घायल हो गई। उन्हें इंदौर के बॉम्बे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 परिवार वालों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल अर्चना ने 1 साल पहले हेमेंद्र नाम के शख्स से लव मैरिज की थी। वो कल अपने मायके राखी बांधने आई थी, जहाँ पर परिवार वालों से किसी बात पर बहस हो गई थी। इस सूटकेस में एक महिला की लाश है, जिसे एक बैंक मैनेजर हुगली नदी में फेंकने की फिराक में था। ये घटना है पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के शुअराफुली की। बताया जा रहा है कि दुर्गापुर के सेंट्रल बैंक में ब्रांच मैनेजर के तौर पर काम करने वाला एक शख्स ऐसे ही 4 सूटकेस लेकर शुअराफुली में बोट पर सवार हुआ था। आरोपी ने नदी के बीच में पहुंचने पर 3 बैग तो पानी में फेंक दिए, लेकिन चौथे को फेंकते वक्त लोगों ने उसे पकड़ लिया। जब इस सूटकेस को थाने लाकर खोला गया तो उसमें एक महिला की लाश थी। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि उसने जो बाकी 3 बैग नदी में फेंके, उसमें महिला की बच्ची की भी लाश थी। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि ब्रांच मैनेजर के महिला से अवैध संबंध थे, लेकिन हत्या के पीछे वजह क्या थी, ये अभी साफ नहीं है।
महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दिल्ली के निर्भया कांड जैसी गैंगरेप की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम जालना रोड पर एक युवती अपने दोस्त के साथ घर लौट रही थी। तभी बीच रास्ते में दो लोगों ने उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने न सिर्फ युवती के साथी के साथ मारपीट की, बल्कि युवती के साथ जबरदस्ती भी की। इस मामले में पुलिस ने शक के आधार पर 4 लोगों को हिरासत में लिया है। दिल्ली मुंबई की नब्ज पर नजर, दोनों मेट्रो की हर जरूरी खबर देखिए दिल्ली मुंबई फटाफट, रोज सुबह 8:30 बजे। भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले जा रहे आखिरी टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन है। आज भारतीय बल्लेबाजों के सामने पहली पारी में कम से कम 350 रन बनाने की चुनौती है, ताकि श्रीलंका पर दबाव बनाया जा सके। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 8 विकेट के नुकसान पर 292 रन बना लिए हैं। ओपनर चेतेश्वर पुजारा 135 रन बनाकर और ईशांत शर्मा 2 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारतीय टीम के लिए चिंता की बड़ी बात कोलंबो के आसमान में मंडरा रहे बादल हैं, जिसकी वजह से शुरुआती 2 दिन का खेल खराब हो चुका है। अगर आज भी बारिश होती है तो मैच में नतीजे की उम्मीद बेहद कम हो जाएगी और सीरीज 1-1 की बराबरी पर छूटने से 22 साल बाद श्रीलंका में टेस्ट सीरीज जीतने का सपना भी अधूरा रह जाएगा। शनिवार को कुछ इस अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को खेल के सबसे बड़े सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा। इसके अलावा बैडमिंटन खिलाड़ी के श्रीकांत, हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश और शूटर जीतू राय समेत 16 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया। सान्या को खेल रत्न पुरस्कार दिया जाना इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि 2012 के पैरा ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाले HN गिरशा ने खुद को ज्यादा योग्य बताते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट में सानिया मिर्जा को खेल रत्न दिए जाने के फैसले को चुनौती दी है। कोर्ट ने इस मामले में सानिया मिर्जा और खेल मंत्रालय को नोटिस देकर जवाब भी मांगा था, जिसके बावजूद सानिया को पुरस्कार दिया गया। पहले 100 मीटर, फिर 200 मीटर और अब 400 मीटर की रिले दौड़ में भी जमैका के यूसैन बोल्ट ने दुनिया को अपनी रफ्तार का लोहा मनवा दिया है। चीन की राजधानी बीजिंग में चल रहे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में यूसैन बोल्ट ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 400 मीटर की रिले दौड़ में अपनी टीम को गोल्ड मेडल दिलाया। चैंपियनशिप में बोल्ट का ये लगातार तीसरा गोल्ड मेडल है। बोल्ट की जमैकन टीम ने महज 37.36 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय कर चीन की टीम को पछाड़ा और कुछ इस तरह अपनी खुशी जाहिर की। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में यूसैन बोल्ट अब तक 11 गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुके हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों के चेहरे पर ये खुशी इसलिए है क्योंकि इनकी टीम ने 36 साल बाद ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। भारतीय महिला हॉकी टीम अगले साल रियो ओलंपिक खेलेगी। लंदन में चल रही यूरो हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में इंग्लैंड की जगह बनाने की वजह से भारत को ये मौका मिला। इससे पहले आखिरी बार 1980 की भारतीय महिला हॉकी टीम को मॉस्को में ओलंपिक में हिस्सा लेने का मौका मिला था। तब टीम चौथे स्थान पर रही थी। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई देते हुए लिखा है कि रियो ओलंपिक में क्वालिफाई करने पर महिला हॉकी टीम को बधाई, बहुत अच्छे, हर एक को जीत की शुभकामनाएं। दुनिया की सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक ने नया इतिहास रच दिया है। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने बताया है कि 24 तारीख यानी सोमवार को एक दिन में कुल 100 करोड़ यूजर्स ने फेसबुक खोला था। यानी कि उस दिन दुनिया का हर 7वां शख्स फेसबुक एक्सेस कर रहा था। फेसबुक इसे बिलियन यूजर्स डे के तौर पर मान रही है, क्योंकि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब एक दिन में 100 करोड़ यूजर्स ने फेसबुक चलाया हो। सीमा पर तनाव के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने धमकी दी है कि अगर भारत ने उसके रिहायशी इलाकों पर गोलीबारी बंद नहीं की तो पाकिस्तान की सेना पूरी ताकत से उसका जवाब देगी। इससे पहले शुक्रवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त TCA राघवन को तलब कर भारत पर फायरिंग का आरोप लगाया था। पाकिस्तान का दावा है कि गुरुवार रात भारत की तरफ से फायरिंग में उसके 7 नागरिक मारे गए, जबकि सच ये है कि पाकिस्तान की भारी गोलाबारी की वजह से जम्मू के आरसपुरा और अरनिया सेक्टर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग जख्मी हैं। जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में मानव रहित विमानों से जासूसी कर रहा है पाकिस्तान। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार यानी 27 अगस्त को जब बारामूला में पाकिस्तानी आतंकी सज्जाद और उसके साथियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही थी, तब पाकिस्तान ने बारामूला के नौगाम इलाके में अपना मानव रहित विमान भेजा था। सेना के सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान UAV के जरिए सुरक्षा बलों की तैनाती का पता लगाना चाहता था ताकि घुसपैठ करने वाले आतंकियों की मदद की जा सके। इससे पहले 22 अप्रैल को भी पाकिस्तान ने 2 भारतीय सीमा में UAV भेजकर हवाई घुसपैठ की कोशिश की थी।
थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में मंदिर पर हुए हमले की जांच में पुलिस को शनिवार को पहली बड़ी कामयाबी मिली है। पूर्वी बैंकॉक में पुलिस ने छापा मारकर एक संदिग्ध को बम बनाने के सामान के साथ गिरफ्तार किया। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी के पास से कई पासपोर्ट मिले हैं, जिससे ये शक गहरा गया है कि आरोपी थाईलैंड का नागरिक नहीं है। थाईलैंड पुलिस आरोपी के पास से मिले बम बनाने के सामान का घटनास्थल से मिले विस्फोटकों के साथ मिलान कर रही है, जिससे ये पुष्ट होगा कि मंदिर पर विस्फोट का सामान यहीं से भेजा गया था या फिर नहीं। 17 अगस्त को सेंट्रल बैंकॉक के मंदिर के बाहर हुए धमाके में 20 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 120 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। दक्षिण अमेरिका से सटे कैरिबियाई द्वीप डोमिनिका में ये तबाही मचाई है एरिका नाम के चक्रवर्ती तूफान ने। इस तूफान की वजह से डोमिनिका में 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों जख्मी हैं। तूफान की वजह से द्वीप में हजारों घर, पुल और सड़कें तबाह हो गई हैं। डोमिनिका के प्रधानमंत्री ने कहा है कि तूफान ने उनके देश को 20 साल पीछे धकेल दिया है। आपको बता दें कि डोमिनिका की कुल आबादी 72,000 है। इससे पहले साल 1979 में डेविड नाम के तूफान ने यहाँ भारी तबाही मचाई थी, जिसमें 32 लोग मारे गए थे। सैफ अली खान और कटरीना कैफ की फिल्म फैंटम का कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर पहला दिन ज्यादा खास नहीं रहा। फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 8 करोड़ 46 लाख की कमाई की है, जो उम्मीद से काफी कम है। फैंटम के निर्देशक कबीर खान है। फैंटम हुसैन जैदी के उपन्यास मुंबई एवेंजर्स पर आधारित है, जिसमें 26/11 के मुंबई हमलों के बाद आतंकवाद से लड़ने की रणनीति दिखाई गई है। हालांकि जानकारों का कहना है कि फिल्म अगले वीकेंड पर अच्छा कारोबार करेगी।